बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं जब लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ मैं सही हूं, बाकी जो भी कुछ कोई बोल रहा है वो सारे गलत हैं। लेकिन वो कितने सही होते हैं, क्या होता है उनके साथ, आज की वीडियो में आपको पता लगेगा। आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो ऐसी स्टोरीज बताऊंगा जिसके अंदर लोगों ने, हम कह सकते हैं कि उड़ता तीर लिया। जी हाँ, दूसरी स्टोरी तो और भी ज्यादा दर्दनाक टाइप है। उसमें जो हुआ उसे देखकर तो यकीनन आप यही कहेंगे कि ये आदमी तो सच में बहुत ज्यादा बदकिस्मत था। बट बदकिस्मत मैं भी यहाँ पर फील करता हूँ क्योंकि व्यूज तो लाखों में आते हैं, बट लाइक्स अभी तक भी हम 20,000 के आसपास नहीं पहुंच पाए हैं। और आज का एम मैं फिर से रख रहा हूं 20,000 का, आप वो कंप्लीट कर दीजिए। कमेंट्स में पिक मी जरूर लिख दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। 29 सितंबर 2015 के दिन अटलांटिक महासागर में एक बहुत गहरा तूफान वहां पर पनप रहा था और किनारे पर जो लोग मौजूद थे, जो कि फोरकास्टर्स मौजूद थे, जो मौसम विभाग की जानकारी रखते हैं, वो यहाँ पर ये अनुमान लगा रहे थे कि आखिर ये तूफान कितना शक्तिशाली हो सकता है और ये कब कितनी देर में किनारे पर आकर टकराएगा और क्या क्या नुकसान यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इसी किनारे पर 53 साल के माइकल डेविडसन भी खड़े थे और वो भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे क्योंकि उनको अभी अपना एक जहाज यहाँ से लेकर अपनी यात्रा पर निकलना था। लेकिन जैसे ही मौसम विभाग से जानकारी आई कि समुद्र में तूफान पनप रहा है और सभी यात्राएं अभी रोक दी गई हैं, इस चीज से माइकल बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करें। उनको अपना ये एल्फेरो नाम का जहाज फ्लोरिडा से लेकर पोर्टोरिको की तरफ निकलना था, जो कि तकरीबन 2500 मील की यात्रा होने वाली थी। और उसी यात्रा के बीच में अब ये तूफान खड़ा था जिसे देखकर माइकल बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। असल में डेविड का 1 साल पहले ही प्रमोशन किया गया था और वो इस चीज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि उनका प्रमोशन किया गया है, मतलब कि कंपनी को उनके अंदर कुछ खास दिखाई देता है और उनको अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ वो सच में बहुत ज्यादा खास है और वो इस तरीके के मौसम में भी अपना जहाज बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। वो अपने जहाज एल्फेरो के ऊपर चढ़े। उन्होंने अपने 32 क्रू मेंबर्स को भी अनाउंसमेंट कर दी वहां पर कि आज सारे के सारे तुरंत इस जहाज के ऊपर चढ़ लो, हमें यहाँ पर वेट नहीं करना है इस तूफान के थमने का। क्या पता है तूफान कब आएगा, कब खत्म होगा, इतने में तो हम हमारी आधी यात्रा पूरी कर लेंगे। अब ये बात सुनकर ऑब्वियसली क्रू मेंबर्स तो क्या कर सकते थे, उनकी तो मजबूरी थी। कैप्टन ने ही जब बोल दिया तो सारे के सारे 32 क्रू मेंबर्स उस जहाज के ऊपर चढ़ चुके थे। माइकल डेविडसन भी उस जहाज के ऊपर चढ़ चुके थे। लेकिन जैसे ही ये जहाज अपने इंजन स्टार्ट कर रहा था, उस टाइम पर भी सभी की सभी एजेंसियां, मौसम विभाग, ये सारे बोल रहे थे कि नहीं अभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी का टाइम है, समुद्र अपने पूरे उफान पर है, आप ना ही जाए तो ही बेहतर होगा। लेकिन माइकल डेविडसन ने किसी की भी नहीं सुनी और उन्होंने अपने इंजन को स्टार्ट किया और अब ये जहाज यानी कि एल्फेरो वहां समुद्र में निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार था और ये जहाज अब निकला। बट उनके निकलते ही आसपास के सभी स्टेट्स के अंदर एक इमरजेंसी लगा दी गई और सभी न्यूज चैनल्स में ये हिदायत दी जा रही थी कि सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर रहें क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक तूफान अब जल्दी ही यहाँ किनारे से टकराने वाला है और भयंकर हवाएं चलने वाली हैं, साथ ही बहुत ज्यादा बारिश भी होगी, तो सभी अपने अपना ध्यान रखें। लेकिन ये बात शायद माइकल डेविडसन ने नहीं सुनी थी। दोपहर के टाइम पे उन्होंने अपना ये जहाज वहां से शुरू किया था, यात्रा उनकी शुरू हुई थी और शुरुआती कुछ घंटे तो समुद्र बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था और ये देखकर डेविडसन अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे कि देखा, मैंने तो कहा ही था कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फालतू में ही ये एजेंसी जो थी हमको डरा रही थी, हमको रोक रही थी, हमारा टाइम वेस्ट होता। लेकिन जैसे ही शाम ढली और हल्की हल्की रात होने लगी, तभी यहाँ उन्होंने महसूस किया कि वो शायद थोड़े से गलत हैं क्योंकि अब जहाज बहुत ज्यादा हिचकोले खा रहा था, लंबी लंबी लहरें उठ रही थी और तेज हवाएं भी अब चलना शुरू हो चुकी थी, जिसका साफ मतलब सिर्फ यही था कि वो अपने जहाज को लेकर सीधा इस तूफान की दिशा में ही जा रहे थे। रात जैसे ही डली, सभी के सभी क्रू मेंबर्स अपने अपने कैबिन के अंदर सोने के लिए जा चुके थे, लेकिन वो इतने ज्यादा हिचकोले खा रहे थे कि मोस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स उल्टियां हो चुके थे क्योंकि इतना ज्यादा मोशन सिकनेस आज तक इनमें से किसी ने भी नहीं झेला था। सभी अपने अपने बिस्तर को पकड़कर आराम से बैठे हुए थे और ये प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरीके से उनका ये जहाज इस तूफान के अंदर स्टेबल हो जाए। अगली सुबह आ चुकी थी, लेकिन अगली सुबह होते होते बहुत तेज बारिशें शुरू हो चुकी थी। इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि जो भी रात को क्रू मेंबर सोए थे वो ऊपर उठने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो इस कैबिन से निकलकर बाहर की तरफ ऊपर डेक पर गए तो बेशक ये हवा इतनी तेज है, ये तूफान इतना तेज है कि उनको सेकंडों के हिसाब से उड़ा कर ले जाएगा और सीधा समुद्र में फेंक देगा। अब आगे की घटना को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जहाज आखिर बना कैसा होता है। नीचे से तो आपको पता है, ये नीचे से बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर एक डेक होता है और उसके ऊपर एक ब्रिज लगाया जाता है और इसी ब्रिज के अंदर ही कैप्टन और शिप नेविगेटर वो होता है जिसको कैप्टन आदेश देता है कि जहाज को इस डायरेक्शन में लेकर जाओ, इतनी स्पीड पर चलाओ, यहां पर रुकना है, यहां पर उन्हें पोर्ट करना है। तो शिप नेविगेटर एक तरीके से शिप का ड्राइवर ही होता है और साथ ही कैप्टन यानी कि शिप का मालिक जो था वो इस टाइम पर
माइकल डेविडसन ही थे। तो शिप नेविगेटर ने सुबह होते होते माइकल डेविडसन से कहा कि जनाब, शायद हमने गलत डायरेक्शन के अंदर ये अपना जहाज घुमा दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना हम इसको आसान समझ रहे थे, ये इतना आसान होने नहीं वाला, क्योंकि लहरें बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी हैं और यहाँ तक कि इतनी तेज हैं वो उड़ उड़ कर ये पानी जो है वो उस ब्रिज सेक्शन में भी आ रहा था। साथ ही जो ब्रिज वाला कैबिन था, इसी के अंदर ही ब्लैक बॉक्स भी लगा होता है। आपको पता होगा कि ब्लैक बॉक्स वो चीज़ होती है जो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है। ये सिर्फ जहाज़ों में नहीं बल्कि हवा में चलने वाले जहाज़ों में भी लगाया जाता है, ताकि अगर इन चीज़ों के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाए, कोई भी जहाज़ क्रैश हो जाए या फिर कोई भी शिप वगैरह डूब जाए, तो सारी की सारी जो बातें होती है, जो शिप का पूरा रिकॉर्ड होता है, ये सारा का सारा ब्लैक बॉक्स के अंदर कैद हो जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, इसके अंदर सेव हो जाता है। तो यही ब्लैक बॉक्स अब सारा कुछ इनकी बातें वगैरह रिकॉर्ड कर रहा था। शिप ने किस टाइम पर कितने बजे कितना टर्न लिया और इन दोनों के बीच में जो ब्रिज के अंदर खड़े हैं लोग, यानी कि डेविडसन और वो शिप नेविगेटर, इनके बीच में क्या क्या बातें हुई हैं, वो सारी चीजें अब ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्ड हो रही थी। धीरे धीरे कुछ और घंटे निकल गए। शिप अभी भी बहुत ज्यादा हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी शिप नेविगेटर ने दोबारा से अपना वॉकी टॉकी उठाया और अपने कैप्टन यानी कि डेविडसन को ऊपर ब्रिज में बुलाया और कहा कि जनाब, आगे मुझे सिचुएशन और ज्यादा खराब लग रही है, क्योंकि शिप अभी से ही बहुत ज्यादा लोड ले रहा है आगे की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि लहरें बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ डेविडसन किसी की भी मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चल रहा है शिप को तुम चलाते रहो। मुझे पता है कि जिस हालत में हम अब हैं, इससे बुरा हालत क्या ही हो सकती है। इससे बुरी हाल आज तक मैंने समुद्र के अंदर नहीं देखी, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम धीरे धीरे शिप को चलाते रहो और थोड़े से कुछ और किलोमीटर आगे जाने के बाद तुम जहाज को थोड़ा सा राइट की तरफ घुमा लेना। और जैसे ही वो कुछ किलोमीटर पार हुए, तभी यहाँ सभी क्रू मेंबर्स ने नोटिस किया कि उनका जहाज राइट की तरफ थोड़ी सी डायरेक्शन ले रहा है बजाय सीधा जाने के। और इन्हीं 32 क्रू मेंबर्स में एक 34 साल की डैनियल रैंडोल्फ भी मौजूद थी। और जैसे ही उसने नोटिस किया कि ये जहाज उनका राइट साइड की तरफ घूम रहा है, उसको बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगी ये चीज कि आखिर उन्होंने जहाज क्यों घुमाया, जबकि उनको रूट मैप के हिसाब से तो बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था। ये चीज नोटिस करते ही वो तुरंत ऊपर ब्रिज सेक्शन में गई और उसने जाकर अपने कैप्टन से बात करी कि कैप्टन, आपने जहाज राइट साइड की तरफ क्यों घुमाया है। तब यहाँ कैप्टन डेविडसन ने उसे समझाया कि मैं कैप्टन हूं, मुझे पता है कि जहाज को कैसे हैंडल करते हैं, पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो तुम मुझसे सवाल करने वाली कौन होती हो। मेरी मर्जी, मैं किसी भी तरीके से जहाज को सेफ रखूंगा, उसकी टेंशन तुम मत लो। लेकिन डैनियल को यह चीज बहुत ज्यादा अटपटी लग रही थी। वो अपने आप की चिंता कर रही थी कि आखिर ये जहाज राइट साइड की तरफ घूमा है और उसको कहीं ना कहीं अंदाजा हो चुका था कि जो हवाएं आ रही थी वो राइट साइड की तरफ से ही आ रही थी और ये जहाज अब सीधा उस तूफान के अंदर जाने वाला था। जैसे ये चीज डैनियल को फील हुई, वो अपना छोटा सा मुंह लेकर ब्रिज सेक्शन से बाहर निकली, तुरंत डेक से नीचे उतरी, अपने कैबिन में आई और कैबिन में आते आते भी वो बहुत ज्यादा लड़ती पड़ती आ रही थी, क्योंकि ये जहाज इतना ज्यादा हिल डुल रहा था कि कोई भी उसके ऊपर स्टेबल खड़ा हो ही नहीं पा रहा था। तभी यहाँ जैसे जैसे वो कैबिन में पहुंची, उसने अपना कैबिन का दरवाजा खोला, अंदर की तरफ गई, बेड के गद्दे के नीचे से उसने अपना लैपटॉप निकाला और जल्दी ही उसने वाईफाई से कनेक्ट भी कर लिया। कनेक्ट करते ही उसने अपना मेल सेक्शन खोला और मेल के अंदर वो अपनी मम्मी को यानी कि अपनी माँ को मेल डाल रही थी। उसके अंदर लिख रही थी कि यहाँ पर हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही हैं, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। और तभी वो उस मेल को भेजने वाली थी, लेकिन तभी वो रुकी और उसने एक और लाइन टाइप करी, लव यू ऑल। जी हाँ, ये सारी चीजें उसने मेल के अंदर लिखी और वो मेल उसने अपनी माँ को भेज दिया। इसके बाद उसने वापस अपना लैपटॉप बंद किया। लैपटॉप बंद करते ही वो वापस अपने डेक पर गई और अपने कैप्टन से जाकर मिली और कहा कि हम सभी नीचे कैबिन के अंदर ही मौजूद हैं और अगर कोई भी जरूरत हो तो आप हमें नीचे वॉकी टॉकी से बता देना। हम ऊपर आने की हिम्मत नहीं कर सकते, कोई भी ऊपर नहीं आ रहा है क्योंकि हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही हैं। अगर कोई भी ऊपर आया तो यह हवाएं उनको साथ में बहा कर ले जाएंगी। अगली शाम भी बीतने वाली थी, रात होने वाली थी। तब यहाँ डैनियल ने फिर से नोटिस किया कि कहीं ना कहीं उनका जहाज फिर से घूम रहा है। ये चीज नोटिस करते ही वो वापस अपने ऊपर ब्रिज के ऊपर गई और वहां जाकर उसने कैप्टन से बात करी कि जनाब, एक बार फिर से आपने जहाज अपना घुमाया है क्या, क्योंकि हम सभी ने नोटिस किया है कि इसने फिर से राइट साइड की तरफ टर्न लिया है। तो यहाँ डैनियल ने कहा बिल्कुल घुमाया है और जो हमने गलती की थी पहले की इस तूफान के अंदर घुसने की, वो गलती हम सुधार रहे हैं। मुझे लग रहा है कि राइट साइड अगर हम और ज्यादा टर्न लेंगे तो ये तूफान हमारे साइड में से गुजर जाएगा और हम सब सेफ बच जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम सब इतनी टेंशन मत लो और मैं तो खासकर नीचे जाकर सो रहा हूं अपने कैबिन के अंदर। अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी तुम में से किसी को भी लगे, उसने खास तौर पर नेविगेटर को समझाया कि अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ही मुझे उठाना, वरना मैं नीचे जाकर अपने कैबिन में सो रहा हूं। ये बोलकर डैनियल अपने उस ब्रीज सेक्शन से बाहर निकला, नीचे डेक पर आया और नीचे मौजूद अपने कैबिन में गया और वहां जाकर आराम से सो गया। पूरा क्रू मेंबर अपने अपनी जगह पर अपने अपने बिस्तरों को पकड़कर या फिर अपने अपने दरवाजों को पकड़कर कसकर खड़ा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जहाज अब हिचकोले खाए जा रहा था। लेकिन अभी
भी डैनियल उसी ब्रिज सेक्शन में मौजूद थी। वो देख रही थी कि आखिर जहाज के साथ आगे क्या होता है और उसने नोटिस किया कि सामने से 3-3 मंजिला ऊंची ये लहरें ऊपर से उठ कर सीधा जहाज के ऊपर आकर गिर रही हैं, जिससे जहाज के अंदर भी पानी काफी भरता जा रहा है। जहाज भी काफी ज्यादा हिचकोले इधर उधर खा रहा है। वो बार बार अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो स्टेबल हो ही नहीं पा रही थी। एंड में जाकर उसने वहां पर लगे हुए एक बड़े से पिलर, लोहे के पिलर को पकड़ लिया ताकि वो खुद को संभाल सके। साथ ही शिप नेविगेटर वो भी बार बार उस व्हील को पकड़े हुए था जिससे जहाज को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन फिर भी जहाज प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। और तभी इन सब ने, इस पूरे के पूरे क्रू मेंबर ने, वो क्योंकि अब डैनियल तो अपने कैबिन के अंदर जाकर सोया हुआ था, बाकी के बचे हुए क्रू मेंबर्स ने आधी रात के टाइम पर नोटिस किया कि ये जो साइड में से वो जिस जगह से गुजर रहे हैं वो असल में बिल्कुल तूफान के बीच में है। जो आपने तूफान के बीच में बना हुआ घेरा सा देखा होगा जिसके चारों तरफ हवाएं बहुत तेजी से घूमती हैं, वो असल में उस घेरे के अंदर थे। एग्जैक्टली उसी के अंदर, जी हाँ, जिस जगह पर सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और उन हवाओं का सामना इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली ये जहाज बिल्कुल आई ऑफ द स्टॉर्म के बीच में खड़ा था, लेकिन फिर भी उनका जहाज यहां चलता जा रहा था हिचकोले खाता हुआ। अब दिक्कत यहां पर यह हुई कि इस जहाज के ऊपर जितने भी कंटेनर्स लदे हुए थे वो इतने ज्यादा हिचकोले खाने की वजह से उनकी जो रस्सियां थी, जिन रस्सियों से सारे के सारे कंटेनर्स बांधे गए थे ऊपर से लेकर नीचे तक, वो रस्सियां अब कमजोर पड़ने लगी थी। जहाज पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स ने रस्सियां टूटने की आवाज सुनी और उनको साफ पता लग चुका था कि अगर ये रस्सियां टूटी तो ऑब्वियसली इस जहाज के ऊपर ये जितने भी कंटेनर्स लदे हुए हैं, हजारों कंटेनर्स हैं, ये सारे के सारे समुद्र में तैरने लगेंगे, समुद्र में गिर जाएंगे और इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। धीरे कर सुबह भी हो चुकी थी। अभी तक भी ये जहाज बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था, समुद्र अपने पूरे उफान पर था। और तभी उनको सुनाई दिया कि जहाज के अंदर पानी काफी भरता जा रहा है और इसी वजह से ही इनके जो अलार्म सिस्टम थे वो काफी सारे बजने लगे थे। जहाज अपना संकेत दे रहा था कि अंदर पानी आ रहा है और इस चीज को अगर नहीं रोका गया तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। और जैसे ही इन क्रू मेंबर्स ने अलार्म बजते हुए सुनाई दिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन सोच कर देखिए, उस टाइम पर भी डैनियल अपने कैबिन के अंदर आराम से सो रहा था। पता नहीं उसे नींद कैसे आ रही थी, कौन सा माल फूंक कर बंड होकर वो सोया था, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया। खैर, जैसे ये अलार्म बजने शुरू हुए तभी क्रू मेंबर्स ने जाकर शिप नेविगेटर को कहा कि हमें तुरंत मदद मंगवानी होगी, अगर मदद नहीं पहुंची तो यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब शिप नेविगेटर असल में मदद कहाँ से मंगवा सकता था? अगर वो किनारे पर संपर्क करता तो भी मदद को आने में काफी लंबा टाइम लगने वाला था। अब ऑब्वियसली मदद तो करता है कोई ना कोई पड़ोसी, इसलिए कहते हैं पड़ोसियों से बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि मदद के टाइम पर सबसे पहले वही काम आते हैं। खैर, जैसे ही शिप नेविगेटर ने स्क्रीन के अंदर देखना शुरू किया कि क्या आसपास कोई जहाज है उनके जो तैर रहा हो और उससे वो कांटेक्ट कर लें, बेशक वो कुछ किलोमीटर कुछ मील दूर हो, हम उसके साथ कांटेक्ट कर लेंगे और हो सकता है हम उसके जहाज में अपने आप को शिफ्ट कर लें, आखिरकार हमारी जान तो बच जाए, क्योंकि अगर इस जहाज के अंदर रहे तो दिक्कत ही दिक्कत होगी, शायद उनकी जान भी ना बच पाए। लेकिन यहाँ पर शिप नेविगेटर ने नोटिस किया स्क्रीन के अंदर देखते हुए कि यहाँ आसपास तो कोई भी जहाज रडार में दिखाई ही नहीं दे रहा। और ऐसा इसलिए क्योंकि किनारे पर मौजूद सरकार ने, किनारे पर मौजूद प्रशासन ने सभी जहाजों को समुद्र के अंदर से वापस बुला लिया था और जो इस तूफान से दूर थे उनको कह दिया गया था कि तुम जहां पर हो वहीं पर रुको, अभी समुद्र बहुत ज्यादा उफान पर है। अब यहीं पर एकमात्र उड़ता तीर लेने वाला जहाज कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एल फैरो ही था। 2 दिनों बाद दोपहर का टाइम आ चुका था। अब तक इस जहाज को चले हुए 2 दिन हो चुके थे और 2 दिनों बाद इस दोपहर का टाइम आ चुका था। और तभी जो पिछली रात डेविडसन सोया था वो वापस उठकर ऊपर ब्रिज पर आया और उसने देखा कि जहाज तो बहुत बुरी कंडीशन में है और ऊपर जो घने बादल हैं, बेशक वो दोपहर का टाइम था लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था कि रात हो रखी है, क्योंकि घने काले बादल उनके सिर के ऊपर मंडरा रहे थे। तेज बारिश हो रही थी, सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और जो लहरें उठ रही थी वो तो 5-5 मंजिला इमारत जितनी उठकर सीधा इस जहाज के ऊपर आकर वो पानी सारा गिर रहा था। ये चीज देखते ही डेविडसन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, लेकिन उसने फिर भी शांत रहने की कोशिश करी। वो शिप नेविगेटर के पास आया और उसने कहा कि क्या हालत है। तभी शिप नेविगेटर ने बताया कि कैप्टन, हालत तो यह है कि जहाज सर्वाइव नहीं कर सकता ऐसे मौसम के अंदर, और साथ ही जो कार्गो, जो हम इतना सारा सामान कंटेनर्स लेकर इस जहाज के ऊपर चल रहे हैं, इन कंटेनर्स की रस्सियों ने भी टूटना शुरू कर दिया है। अब दिक्कत यहाँ पर यह थी कि ये कंटेनर्स की रस्सियां काफ़ी ढीली हो चुकी थी, कंटेनर्स काफ़ी अब इधर उधर हिचकोले खा रहे थे और इसी वजह से ये जहाज जैसे ही किसी लहर के साथ इस तरफ झुकता तो सारा का सारा जो सामान था ऊपर जो लदा हुआ था, वो कंटेनर वो झटके के साथ नीचे की तरफ आकर लगते और जैसे ही वो झटके के साथ नीचे की तरफ आते, वो जो शिप का जो बोझ था वो एक तरफ हो जाता।
लेकिन दोबारा से लहर उस पूरे तामझाम को उठाकर उस तरफ फेंक देती, तो दोबारा से उस तरफ बोझ होने की वजह से शिप एक तरफ झुक जाता। अब यहां पर दिक्कत यह हो चुकी थी कि या तो इन कंटेनर्स को नीचे उतार दो, यानी कि समुद्र में फेंक दो, या फिर इनकी रस्सियों को दोबारा से टाइट किया जाए। अब दोबारा से टाइट करने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि कोई भी इस खुले समुद्र के अंदर इन रस्सियों को टाइट करने का रिस्क नहीं ले सकता था। अब जो भी था सिर्फ कुदरत के ऊपर ही था कि कुदरत किसी भी तरीके से इस पूरे के पूरे कार्गो को, ये जो हजारों कंटेनर्स इसके ऊपर लदे हुए थे, वो किसी तरीके से इसको समुद्र के अंदर फेंक दे, ताकि कम से कम जहाज तो स्टेबल हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। वो जहाज के ऊपर ऐसे ही लदे रहे। कुछ कंटेनर्स तो गिर चुके थे, लेकिन काफी सारे थे जो लदे हुए थे, वो इधर उधर हिचकोले खाते हुए अपना बोझ ही बढ़ा रहे थे जहाज को एक तरफ झुकाने में। और तभी तीसरी शाम भी यहां धीरे धीरे आ चुकी थी, और इसी शाम में जो हवाएं चल रही थी, जो लहरें उठ रही थी, एक लहर ऐसी भी आई कि उसने बहुत जोर से सैकड़ों टन, हजारों टन वजनी जहाज को उठाकर नीचे की तरफ दे मारा। अब बेशक जहाज को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जहाज जैसे ही इस लहर के साथ नीचे की तरफ इधर उधर झुके तो वो वापस स्टेबल होकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। ये जहाज जैसे ही नीचे की तरफ गया, बोझ इस तरफ ज्यादा होने से ये जहाज उसी साइड में अटक गया। अब जैसे ये अटका, अंदर मौजूद 32 के 32 क्रू मेंबर्स और साथ ही डेविडसन, वो सारे एक तरफ जाकर लगे, 32 के 32 जाकर सीधा दीवार में लगे। अब उनको वापस अपने आप को स्टेबल करना था। सोचकर देखिए बेचारा वो शिप नेविगेटर कैसे हो के वो जहाज को संभाल रहा था, ये आप भी अभी इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन फाइनली कुछ मिनट का वेट किया डेविडसन ने। वो शिप नेविगेटर बार बार चिल्लाए जा रहा था कि कैप्टन अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन डेविडसन ने कहा कि हमें इंतजार करना होगा एक और ऐसी ही लहर का, जो लहर इस तरफ से आएगी और जहाज को उस तरफ उल्टा देगी। उसी के बीच में हमें जहाज की डायरेक्शन को बदलना होगा, अपना पूरा जोर लगाना होगा जहाज को वापस घुमाने में। यहां पर शिप नेविगेटर उस चीज का वेट करने लगा, और किस्मत से वो लहर आई भी। एक लहर ने जहाज को फिर से नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ सीधा खड़ा किया, और इसी टाइम पर शिप नेविगेटर को अपना जहाज पूरा घुमाना था ताकि वो इस आई ऑफ स्टॉर्म से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही उसने अपना पूरा जोर लगाया, वो जहाज की उस व्हील को, कंट्रोलिंग व्हील को बहुत तेजी से घुमा रहा था, लेकिन इतना बोझ, इतना प्रेशर और इतनी रफनेस इस जहाज के इंजन, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ये सारे इंजन्स नहीं संभाल पाए, और इस जहाज के इंजनों ने ही काम करना बंद कर दिया। सोचकर देखिए आप, अब जहाज बिना पावर के था। ये एल फेरो जहाज अब पूरी तरीके से समुद्र की रहम पर था। लेकिन आपको भी पता है, समुद्र या फिर कुदरत किसी के ऊपर भी रहम नहीं करती, और इससे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। बिना पावर के जहाज और ज्यादा लहरों के अंदर फंसता जा रहा था। पीछे से जो बड़ी बड़ी लहर आए जा रही थी, वो जहाज को पीछे से उठाकर आगे की तरफ नीचे देकर मार रही थी बार बार पानी में। और एक लहर ऐसी भी आई जिसने इस जहाज की नाक को, मतलब कि जो फ्रंट इसका पार्ट होता है, वो फ्रंट पूरा का पूरा इस समुद्र में डूब चुका था, और उसके अंदर पानी भी अब भरने लगा था। कई जगहों से वो टूट चुका था, आगे उसका बोझ बढ़ चुका था, क्योंकि आगे ही ब्रिज भी होता है, उसकी वजह से यहाँ पानी भरने लगा। और जब वो उस लहर की वजह से वो नाक अंदर की तरफ गई, वो बाहर ही नहीं आई। अब यहाँ पर डेविडसन और 32 के 32 क्रू मेंबर समझ चुके थे कि नहीं, ये जहाज अब नहीं बचने वाला। डेविडसन ने तुरंत इमरजेंसी घोषित की पूरे जहाज के अंदर। 32 के 32 लोगों को कहा कि जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, सारे डेक पर आओ, तुरंत ही लाइफ बोट्स को एक्टिवेट करो, और सारे के सारे क्रू मेंबर्स उन लाइफ बोट्स के अंदर जाकर बैठ जाओ, बाकी मैं देखता हूं। ये बात सुनते ही सारे के सारे क्रू मेंबर्स लाइफ बोट्स के लिए एक्टिवेट हो चुके थे, इधर उधर भाग रहे थे। तभी यहाँ डेविडसन को नीचे से आवाज आई, और वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि ब्रिज सेक्शन से ही आ रही थी। और यहाँ ब्रिज के अंदर कोई और नहीं बल्कि वो शिप नेविगेटर ही था, जो कि नाक आगे होने की वजह से, ब्रिज सेक्शन में आगे होने की वजह से वो भी अब इसके अंदर डूबता जा रहा था, और पानी भी अब ब्रिज सेक्शन में भर रहा था। उसको अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। वो बार बार डेविडसन से मदद की गुहार लगा रहा था। ये सारी चीजें ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्डेड हैं, और उसी की जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। जी हां, जैसे वो गुहार लगा रहा था, डेविडसन ने कहा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाए बिना नहीं जाऊंगा। और ये चीज होते ही डेविडसन सीधा उस ब्रिज सेक्शन में कूदा। उसने जाकर शिप नेविगेटर को बाहर निकालने की भी कोशिश करी, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकाल पाता या फिर खुद बाहर निकल पाता, ये जहाज कंप्लीटली खत्म हो चुका था, और आधे से ज्यादा लगभग अंदर ही डूब चुका था। लेकिन डूबने से पहले इन लोगों ने इमरजेंसी का बटन दबा दिया था, डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिए थे, जो कि सीधा किनारे पर गए। और किनारे पर मौजूद लोग अब समझ चुके थे कि हाँ, ये जहाज अब खत्म होने वाला है। हमने तो पहले ही कहा था, उड़ता तीर मत लो।
खैर अब ले लिया था तो कुछ तो करना था, रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। लेकिन वो रेस्क्यू अभियान भी 2 दिनों बाद शुरू होना था। क्यों? क्योंकि वो तूफान जो था वो धीरे धीरे उनकी तरफ आए जा रहा था और उस तूफान के अंदर कोई भी अपनी जान का रिस्क लेकर उनको बचाने नहीं जाता, क्योंकि अगर यहाँ से रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाता तो इन रेस्क्यूअर्स को ही रेस्क्यू करने कोई और जाता। खैर 2 दिनों बाद रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। काफी सारे हेलीकॉप्टर्स उस एरिया में भेजे गए जहां से डिस्ट्रेस सिग्नल आया था। और यहाँ सोच कर देखिए, सिर्फ एक लाश ऊपर तैरती हुई मिली और जैसी वो हेलीकॉप्टर उस लाश को उठाने के लिए नीचे की तरफ गया और उसी टाइम पर वो लाश भी पता नहीं एकदम से समुद्र की सतह से गायब हो गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एल फेरो जहाज प्रॉपर पूरी तरीके से डूब चुका था और इससे पहले कि वहां से लाइफ बोट्स निकल पाती उतना टाइम ही नहीं मिला किसी भी क्रू मेंबर को। और 32 के 32 क्रू मेंबर और साथ ही डेविडसन, इन 33 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी थी। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी की तरफ और इस कहानी को समझने के लिए हमें नेब्रास्का में जाना पड़ेगा। और यहीं पर रहा करता था 53 साल का कर्ट केसर नाम का एक किसान, जो कि अपनी इस इलाके में रहते हुए 1500 एकड़ की जमीन को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था। वो अलग अलग फसलों को यहाँ पर उगाता, उनसे जो भी कमाई होती उसका बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन यहाँ पर कर्ट की एक ऑब्सेशन थी और ऑब्सेशन थी उसे मशीनों से। उसने बहुत अलग अलग तरीके की मशीनें अपने खेतों में ला कर रखी हुई थी, जो कि उसका काम ना सिर्फ बहुत ज़्यादा आसान कर रही थी बल्कि इन सभी मशीनों से उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच रहा था, जिससे कर्ट केसर बहुत ज्यादा खुश था और उसको इन कामों को करने में बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा था। अब आपने शायद हमारे इंडिया में तो ये देखा होगा कि खेतों के अंदर जो हम गेहूं वगैरह उगाते हैं और हम जैसे इन गेहूं को अप्रैल के महीने में या फिर मार्च के एंड में काटते हैं, उसके बाद से सीधा इनको मंडियों में लेकर जाते हैं जहां पर सरकार इनको खरीदती है, आम व्यापारी इनको खरीदता है। लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। वहां पर ये किसान लोग ही इन सभी अपनी फसलों को स्टोर करके रखते हैं और इन्हीं अपनी फसलों को स्टोर करने के लिए उन्हें अपने खेतों के अंदर ही काफी बड़े बड़े टैंक्स लगाने पड़ते हैं, जिनके अंदर वो इन सभी अपनी फसलों को स्टोर करते हैं। और इन टैंक्स के अंदर अब ऐसा तो है नहीं कि वो बाल्टी बाल्टी गेहूं भर के इन टैंक्स के अंदर फेंकेंगे। इन टैंक्स के अंदर एक बहुत बड़ा पाइप, मोटा सारा पाइप लगाया जाता है और उस पाइप के अंदर एक रोलर ब्लेड होता है जो कि घूमता रहता है सारा सारा दिन। और जैसे ही उस पाइप के इस दूसरे कोने से हम कुछ भी चीज, यानी कि मान लीजिए गेहूं की एक बाल्टी अगर हम उस पाइप के अंदर रख दे तो वो ब्लेड अपने आप घूमते घूमते उस बाल्टी से सारा गेहूं पहुंचा देगा उस ऊपर लगे कंटेनर के अंदर। वो सारा का सारा गेहूं उस कंटेनर के अंदर जाकर गिर जाएगा। अब ये सारी मशीनें कर्ट ने भी अपने खेतों में लगा रखी थी और समय आ चुका था 2019 का। लेकिन ठंड के मौसम में कर्ट के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों की बात यह हो चुकी थी कि उसके जो कंटेनर्स लगे हुए थे और उस कंटेनर से जो वो पाइप था जिसे हम ग्रेन ऑगर भी कहते हैं, और वो जो ऑगर पाइप था वो पाइप अब बर्फ के अंदर दब चुका था। और आमतौर पर तो कर्ट भी यही करता था कि सारे अपनी फसल को काट कर उसके अंदर से सारा दाना निकाल कर वो काफी बड़े बड़े टब्स को भर भर कर अनाज से उस अनाज वाले टब को उस ग्रेन ऑगर के पाइप के नीचे रख देता था और पाइप वो सारा अपने आप वो अनाज सोख कर उस अनाज को चूस कर ऊपर फेंक दिया करता था। लेकिन अब की बार क्योंकि बर्फ जमी हुई थी तो वो ग्रेन ऑगर वाला पाइप खुद ही पहले आधा फुट नीचे बर्फ के अंदर दबा हुआ था और अब इस बर्फ की वजह से ही यहाँ पर वो टब रखने के लिए जगह ही नहीं बन रही थी। और साथ ही दूसरी दिक्कत यहाँ ये थी, ये जो ग्रेन ऑगर होता है, ये जो पाइप है जो मैंने आपको पूरा समझाया, इसके एक कोने पे यानी कि जो नीचे वाला कोना होता है उसके ऊपर एक जाली भी लगाई जाती है जिसके अंदर ब्लेड घूमता रहता है ताकि कोई भी व्यक्ति जो इस मशीन के ऊपर काम कर रहा हो उसके हाथ पैर कहीं ना कहीं इस ब्लेड के अंदर ना लग जाएं और सिर्फ अनाज ही इस ब्लेड तक पहुंच पाए। लेकिन ये जाली जो कि आप फोटो के अंदर देख सकते हैं काफी बड़ी सारी होती है और इसीलिए ये भी अब बर्फ के अंदर फंसी हुई थी। तो यहाँ पर कर्ट ने सोचा कि पहले तो मैं इस जाली को ही हटा देता हूँ ताकि मेरा छोटा सा भी टब इस ग्रेन ऑगर के पाइप के अंदर आराम से फिट हो जाए। और यहाँ पर कर्ट को ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और अब दिन आ चुका था 19 अप्रैल 2019 का। कर्ट अपने घर में सुबह सुबह उठा, अपने फार्म से बाहर निकलकर अपने खेतों में आया। उसने पहले दिन काफी सारे मशीनों से अपनी फसलें काटी हुई थी और अब दाना निकाला जा चुका था और फाइनली अब ये टाइम था कि उसको ये दाने को ऊपर लगे बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर पहुंचाना था। उसने काफी दिनों पहले ही ग्रेन ऑगर वाले पाइप से वो जो स्क्रीन थी, वो जो जाली थी, वो हटा दी थी और उसका ग्रेन ऑगर बहुत अच्छे से काम भी कर रहा था। और 19 अप्रैल के दिन भी दोपहर के टाइम पर उसने वो टब अपना उठाया और उस ग्रेन ऑगर वाले पाइप के नीचे रख दिया। लेकिन वो टब रखकर आराम से भूल चुका था, उसको कोई याद नहीं था कि उसने इस ग्रेन ऑगर की जो सेफ्टी जाली होती है वो भी हटा रखी है। अब क्योंकि यहाँ पर उसने काफी सारे अलग अलग बड़े बड़े टब्स के अंदर अपना अनाज भरकर रखा हुआ था, तो जैसे ही एक टब से अनाज खत्म होता तो उसको दूसरा टब अपना तैयार रखना था ताकि उसका ग्रेन ऑगर चलते चलते खाली ना हो। और इसी के लिए वो बार बार अपने टब्स को बदल रहा था। और दिक्कत यहाँ पर यह हुई कि ऐसी एक टब को बदलते हुए उसका पैर फिसला और वो सीधा जाकर अपने ही एक टब के अंदर जा गिरा। वो उल्टा गिरा था, पीछे की तरफ गिरा था। उसकी कमर पहले नीचे लगी, लेकिन कमर को तो उसने संभाल लिया, टब के ऊपर ऐसे हाथ रखकर वो अपने आप को पीछे की तरफ ले आया। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हुई कि उसका जो उल्टा पैर था, लेफ्ट जो लेग था उसका,
वो उस घूमते हुए रोटेटिंग ब्लेड के अंदर फंस चुका था और वो ब्लेड अब धीरे धीरे उसके पैर को, सोच कर देखिए, उस मोटे से पाइप के अंदर खींचे जा रहा था। ना सिर्फ खींच रहा था बल्कि वो उसके पैर को धीरे धीरे काट भी रहा था। लेकिन यहाँ पर कर्ट को दर्द उस टाइम पर इसलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसको अब अपनी जान पर बनती हुई दिखाई दे रही थी। जी हाँ, उसको ये समझ आ चुका था कि अगर उसने तुरंत समय रहते कुछ नहीं किया तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा कर्ट इस पाइप के अंदर चला जाएगा। उसको अपना आने वाला भविष्य दिखाई दे रहा था, कुछ ही मिनटों में उसकी मौत होने वाली थी। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शांत किया और उसने सोचा कि आखिर वो क्या कर सकता है। वो धीरे 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 कर इस पाइप के अंदर घुसता ही जा रहा था। ये पाइप उसे धीरे 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 कर चूस रहा था। लेकिन तभी उसने अपने जेब के अंदर हाथ डालकर देखा कि कहीं उसका मोबाइल फोन है या नहीं। लेकिन उसका मोबाइल फोन वो तो अपने घर पर ही यानी कि फार्म हाउस में ही छोड़ कर आया हुआ था, जिसका मतलब सिर्फ यह था कि वो फोन करके भी अब मदद नहीं मंगवा सकता था। जिससे परेशान होकर उसने अपने आप को बहुत ज्यादा कोसा और कोसने के बाद उसने महसूस किया कि अभी उसने जब जेब के अंदर हाथ डाला था तो उसको कुछ महसूस हुआ था। और जैसे उसने दोबारा हाथ डालकर वो चीज देखी तो वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक चाकू थी। जी हाँ, उसने उस चाकू को बाहर निकाला और उस चाकू को ही हाथ में लेकर सोचने लगा कि वो इससे अब क्या कर सकता है। आप बिल्कुल सही समझे, वो और कुछ नहीं कर सकता था, बल्कि अगर उसने आने वाले कुछ ही मिनटों के अंदर अपने इस पैर को अपने शरीर से अलग नहीं किया तो यकीनन ये पूरा का पूरा ग्रेन ऑगर ना सिर्फ उसके पैर को बल्कि पूरे के पूरे कर्ट केसर को ही इस मशीन के अंदर चूस जाएगा और सीधा दूसरे तरफ से उस ग्रेन कंटेनर के अंदर जाकर फेंक डालेगा। उसने तुरंत एक्शन लेने की सोची, सीधे हाथ के अंदर अपना वो चाकू पकड़ा और आगे की तरफ उठकर उसने अपने ही पैर को काटना शुरू कर दिया। सोच कर देखिए, बहुत जल्दी जल्दी में उसने चाकू चलाया और अपने पैर को काट भी डाला। जैसे उसने अपने पैर को काटा, वो पैर को काटते ही 200 मीटर दूर तक, सोच कर देखिए 200 मीटर दूर तक घिसटते हुए, अपने आप को ऐसे घसीटते हुए वो अपने घर तक गया और घर जाकर उसने अपने बेटे को फोन किया और सीधा कॉल पर कहा कि मैंने अपने पैर को गलती से काट लिया है और तुरंत आकर मुझे एक बार हॉस्पिटल लेकर जाओ। उसका बेटा घर पर पहुंचा। अपने पिता को इस हालत में देखते वो शॉक्ड हो गया। उसको समझ नहीं आया कि आखिर उसके पिता के साथ ये सब कुछ क्या हुआ है। वो तुरंत अपने पिता को हॉस्पिटल में लेकर गया। अभी जो आप फोटो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये कर्ट केसर की तब की फोटो है जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और जब उसे छुट्टी मिली तो वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। सोच कर देखिए आप, कैसे कैसे लोग यहाँ पर उड़ता तीर ले लेते हैं। अगर यहाँ कर्ट केसर उस सेफ्टी स्क्रीन को नहीं हटाता, उस जाली को नहीं हटाता तो ऑब्वियसली उसका पैर यहाँ पर बच जाता। लेकिन नहीं, बाऊजी बनना है, बहुत शौक होता है लोगों को, उसका फिर परिणाम भी कई बार सामने आ जाता है। तुरंत जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको फल भी मिल जाएंगे। तो ये थी दो ऐसी स्टोरीज जो मैं बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रहा था। आपको इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा दुखद लगी कमेंट्स में नीचे मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, ये मेरी आईडी है, यहाँ पर आकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसी ही स्टोरीज को रील्स में बताता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर से क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सम्राट को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।